10th का जो एग्ज़ाम होगा ना आपका, उसमें क्लास 10th के जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से हैं, और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे वो बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है। अब आप देख लेंगे कि उस फॉर्मूले पर बेस्ड आपने प्रैक्टिस कर ली है या नहीं कर ली है, और अगर नहीं की है तो उस पर बेस्ड आप प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है नंबर 1, वो है रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये एक शॉर्ट आपके फॉर्मूला सीट टाइप का है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आंसर है सबसे पहली चीज पढ़नी होती है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अकॉर्डिंग टू 22-23 सेशन, ठीक है, अर्थमेटिक। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि आपके पास अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उन नंबर के जो फैक्टराइजेशन होता है ना, वो यूनिक होता है। फैक्टराइजेशन कैसा होगा, यूनिक होगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब जैसे मान लो आप कोई भी नंबर सोचो, जैसे मान लो आपने कहा कि 10, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कहता हूँ 10, तो आप 2 से इसको डिवाइड कराओगे, यहाँ 5 आएगा, 5 से डिवाइड कराओगे, यहाँ 1 आएगा। तो 10 के आपके पास 2 फैक्टर आए, 2 and 5। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसका मतलब इस 10 को इन फैक्टर्स के अलावा कोई और इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट ये फैक्टराइजेशन यही रहेगा। मान लो कोई और नंबर सोचा किसी बच्चे ने, मान लो 12 सोचा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 जा, फिर 3 से ये 1 जा। अब यहाँ पर भी इसका फैक्टराइजेशन करके क्या आया हमारे पास, 2 × 2 × 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 × 3। ये फैक्टराइजेशन भी कैसा है, यूनिक। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिस पर ही क्या होता है, आपके पास एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रूव करके दिखाइए, शो करके दिखाइए 6 पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, है ना। तो क्योंकि फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, तो हमें पता है कि कोई भी डिजिट जो कि 0 से एंड हो रही होगी, उसके फैक्टर में हर हाल में क्या जरूर आएगा, 2 and 5। 2 और 5 नहीं, 2 and 5 दोनों आएंगे, ठीक है। तो जो 6 है, 6 की पावर n क्या कभी 0 से एंड हो सकती है, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि जब मैं इसके फैक्टर कराता हूं तो 2 × 3 की पावर n यही आएगा। अब इसमें 2 तो आ गया सर, लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5। तो आप क्या लिखोगे, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, दैट्स वाई 6 पावर n कांट बी एंड विद डिजिट 0। ये समझ आया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, ओके। और कैसा क्वेश्चन है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बनता है, तो आंसर यह है कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इससे निकल कर आता है, वो ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is always equals to product of their HCF and LCM। अब ये जो फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के साथ 2 सब फॉर्मूले बन जाएंगे। सब फॉर्मूले का क्या मतलब है कि जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 2 नंबर हैं, उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो आपको सिर्फ किसकी जरूरत है, एचसीएफ की। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बनता होगा बताओ, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, एचसीएफ तो यहीं रखोगे, एलसीएम कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो जो आपको नंबर दे रखे होंगे ऊपर, उनका क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। और ये जो गिवन नंबर होंगे 2 गिवन नंबर ही होंगे, 3 की बातें नहीं हो रही, कितने किसकी, 2 नंबर होंगे, उनका प्रोडक्ट तो ऊपर लिखोगे और उनको किससे डिवाइड कराओगे, एलसीएम से, ठीक है। तो किसका आंसर आ जाएगा, एचसीएफ का। और अगर मान लो क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लिया, तब क्या हो रहा होगा, हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर
प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर अपॉन में क्या, HCF। ये ठीक है। तो अगर आप ये वाले टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक के अंदर ये फॉर्मूले आते हैं जो आपके सामने लिखे। दरअसल ये एक ही फॉर्मूला है, बट उसी से हमने दो और सब्सिक्वेंट बना लिए। क्लियर है ये बात? ठीक है। और एक वो 6 की पावर n वाला क्वेश्चन हो गया, LCM निकालने का क्वेश्चन हो गया, HCF निकालने का क्वेश्चन हो गया। तो इस पर बेस्ड तो ये है। तो होपफुली आपने ये सारी प्रैक्टिस कर ली होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है। अब इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद फर्स्ट चैप्टर के अंदर और क्या आता है? तो आंसर है इसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा टू प्रूव इरेशनैलिटी। ठीक है। अब इसमें आपको गिवन नंबर को क्या प्रूफ करना होगा? इरेशनल प्रूफ करना होगा। ठीक है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें √2, √3, √5, √7 इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा? इरेशनल प्रूफ करना होगा। इरेशनल जब इस टाइप के नंबर को प्रूफ करना होगा तो जो आपको लॉन्ग वाला मेथड सिखाया गया था, है ना, याद है आपको? उसमें क्या करते थे हम, जैसे √2 है ना, a/b के इक्वल लिख लेना, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, फिर वहां पर दिखाना कि 2 डिवाइड्स a, फिर इसके बाद अगेन फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें 2 डिवाइड्स b, फिर हम कहते हैं कि 2 तो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या है? एक कॉमन फैक्टर a और b का, बट a और b तो को प्राइम्स हैं, उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो फिर हम कह देंगे कि हमारा जो एजम्पशन था कि √2 एक रैशनल है वो रॉन्ग है। तो इसलिए सही क्या है कि √2 कैसा नंबर है? इर्रेशनल है। ठीक है। तो इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वो क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? दूसरा टाइप का हो जाएगा जैसे मान लो लिखा हुआ √2 + 3, या मान लो आ जाएगा √5 अपॉन में 7। ठीक है। या आ जाएगा कुछ मान लो, सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखता हूँ √7 - 3 एटसेट्रा। ये वाले जो हैं इनको प्रूव करने के लिए आ जाएगा। इस वाले केस में क्या करते हैं? इस वाले केस में जो छोटा वाला मेथड था, हालांकि है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन का ही मेथड, बहुत छोटा वाला, छोटे वाले में क्या करते हो आप? जैसे मान लो √2 + 3 है ना, इसको किसके इक्वल लिखते हो? a/b के इक्वल। फिर आप क्या करते हो? √2 जो है वो सिर्फ इधर रहेगा, बाकी सब कुछ कहां चला जाएगा? दूसरी साइड। फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि एलसीएम ले लो। जैसे एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? b, और यहाँ a - 3b। फिर आप क्या कहते हो बताओ कि a क्या है? एक इंटीजर, b क्या है? एक इंटीजर, b अगेन इंटीजर। तो ये सब कुछ क्या हुआ? इंटीजर। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? एक इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, है ना। तो फिर यहां से प्रूफ हो जाएगा कि √2 रैशनल नंबर है। बट इसमें फैक्ट आप को प्राइम वाला नहीं लेते हो। इसमें कौन सा लेते हो? इट इज द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि ये फैक्ट है तो आप इसमें फैक्ट को यूज करते हो। ठीक है। और जो लॉन्ग वाला मेथड है उसमें किसको यूज करते हो? को प्राइम वाला मेथड। ठीक है। तो फिर आप कह देते हो क्योंकि ये फैक्ट है कि ये एक इरेशनल है, तो इसका मतलब हम जो ये कुछ कर रहे हैं ये सब रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो इसलिए √2 एक कैसा नंबर हुआ? √2 + 3 कैसा नंबर हुआ? इरेशनल। ठीक है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये दो टॉपिक हैं जो 22-23 के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस इस वाले फॉर्मूले की होनी चाहिए और टू प्रूफ वाले की, और ये हमने कई बार किया हुआ है तो अब आपको अच्छे से आता होगा ये। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर सिर्फ दो टॉपिक आ रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं वो? नंबर 1, टू प्रूव रिलेशन
ऑफ कोएफिशिएंट with zeros of given polynomial। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है। मैं एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूं। ठीक है, जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल तभी तक रहेगा जब तक आपने इक्वल्स टू में 0 नहीं लिखा है, तब तक ये क्या रहेगा? पॉलिनोमियल। अगर आपने इक्वल्स टू में 0 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, अभी क्या लिखी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये हटा दो तो अब ये क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है, जब आप इसकी इक्वेशन बनाते हो तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के दो आंसर आते हैं। वो जो दोनों आंसर आते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं? जीरोज। तो अल्फा, एक आंसर आपका जो आएगा वो क्या आएगा? अल्फा, और दूसरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? बीटा। ये क्या है? दोनों जीरोज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि ये जो दो जीरोज हैं, इनका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एक रिलेशन होता है। इनके जीरोज के सम का और प्रोडक्ट का क्या रिलेशन होता है कि जो इस पॉलिनोमियल के ये जो जीरोज हैं ये इक्वल होते हैं किसके? माइनस b अपॉन a के। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और अपॉन a यहां पर क्या है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, माइनस b अपॉन a। ये रिलेशन हुआ करता है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्या फॉर्मूला याद रखना है? बोलो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? बोलो। c/a। c यहां पर कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म। और अपॉन में क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है, और नंबर 2 फॉर्मूला। ये याद हो गए? फिर इसके बाद सेकंड जो टॉपिक आपका पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आता है वो आता है आपको गिवन क्या क्या होगा? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको क्या लिखकर दिखाना होगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखकर दिखाना होगा। तो वो जो पॉलिनोमियल लिखने का जो तरीका है वो ये है कि x² लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे? बोलो। सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको वो क्वेश्चन में देगा सम ऑफ जीरोज है मान लो 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है मान लो 5, तो वो कहेगा इसका पॉलिनोमियल बनाकर दिखाओ। तो आप कैसे बनाओगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज है, ये पहला वाला ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख रहे होगे? बोलो 5। तो ये पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला भी तैयार करना है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? तो आंसर है जब हमें क्या गिवन हो? बोलो। हाँ, जब हमें गिवन हो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये गिवन हो, तब उस केस में पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप रियल नंबर में देखोगे तो वहां भी आपको 2 ही टॉपिक तैयार करने हैं, टू प्रूव इरेशनैलिटी वाला टॉपिक पूरा। ठीक है, और एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये 2 टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे करने, कौन कौन से करने। ये अब करने वाले नहीं है, ये वो हैं जो आप कर चुके हो। ठीक है, बस जस्ट क्योंकि मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, उनके से रिलेटेड फॉर्मूला दे दूंगा, तो इससे सिर्फ आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप ये चेक कर पाओगे एग्जाम में जाने से पहले कि मैं इसको तैयार कर चुका हूं या नहीं, बस जस्ट। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको कुछ नए क्वेश्चंस वगैरह कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि पूरे साल आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो जस्ट एक बार रिवाइज कर आप।
और इसी तरह से पॉलिनोमियल के अंदर भी आपके दो ही टॉपिक हैं, एक तो कोफिशिएंट का रिलेशनशिप और दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जगह सिर्फ जस्ट लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन वाला जो पार्ट है इसमें बच्चों फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, तो आंसर है कि हमें सबसे पहले तो ये वाली एक टेबल तैयार होनी चाहिए। कौन सी टेबल? कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन है। तो इनमें अब अगर हमें चेक करना है कि इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू जो निकल कर आएंगी इनको सॉल्व करके, चाहे वो ग्राफिकल मेथड से आई हो या किसी और एलिमिनेशन मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से आई हो, वो कैसी दिखती होंगी, कैसी रही होंगी। नंबर 1 ये चेक करना। दूसरा, अगर इन दोनों लाइन को ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो ये दोनों लाइनें कैसी दिखेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कैसी होंगी। ठीक है, वो सब पता करना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। उनमें सबसे पहला, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, b1/b2। आप समझो जैसे ये दो इक्वेशन दिए हैं, जैसे 2x या कुछ भी दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, उसमें से x के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या है, a1, दूसरी वाली इक्वेशन में x के साथ जो लिखा है वो क्या है, a2। ऐसे लिख कर देखो b1 और b2 और इनका रेशियो देखो। अगर ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो कुछ और होगा, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये दोनों लाइनें कैसी लाइनें होंगी, बोलो, यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो ये है, एक यूनिक सॉल्यूशन। और ये लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये लाइनें इंटरसेक्टिंग तो हैं ही, क्या ये कोई एक सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रही हैं, तो आंसर है यस, ये कंसिस्टेंट हैं। कैसी लाइनें हैं, कंसिस्टेंट। तीन बातें हैं। पहला तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्स और वाई के सिर्फ एक एक आंसर आएंगे। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, अगर आप इन्हें ग्राफ पर बनाओगे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो बिना ग्राफ पर बनाए हुए ही हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर हमने बनाया ग्राफ पर तो ये दोनों लाइनें कैसी दिखाई देंगी, इंटरसेक्टिंग। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये दोनों लाइनें एक कम से कम एक सॉल्यूशन रखती हैं, इनका एक सॉल्यूशन कम से कम आएगा। क्योंकि कुछ लाइनें ऐसी होंगी जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर मान लो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो आ गया, ठीक है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं आया, तब बताइए क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए और ये इक्वल नहीं है, तब उस केस में दोनों ये कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में वो कैसी लाइनें बन चुकी होंगी, बोलो, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी। और क्या वो कोई सॉल्यूशन कंसिस्ट करेंगी, तो आंसर है नो। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहां तक बात आ गई इसमें। अब बात करते हैं एक और, अगर मान लो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ऑल्सो इक्वल है c1/c2 के, तब उस केस में प्यारे बच्चों क्या होगा, यूनिक हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। अब ये तो तीनों इक्वल हो गया, तो दोनों इक्वेशन इस बात का मतलब एक ही होंगी, एक जैसी ही होंगी, तो उनका ग्राफ भी बनाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा। एक दूसरे के ऊपर बनेगा तो वो कौन सी लाइनें होंगी, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और कोइंसिडेंट होंगी तो बहुत सारे ही पॉइंट कॉमन होंगे। कितने पॉइंट कॉमन होंगे, इनफाइनाइट। तो जितने पॉइंट कॉमन होते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे इन वाली लाइन में एक पॉइंट कॉमन था इंटरसेक्टिंग करने पर, तो एक पॉइंट कॉमन तो एक सॉल्यूशन। इसमें बहुत सारे पॉइंट कॉमन, इनफाइनाइट को पॉइंट कॉमन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये समझ आया, ठीक, कोइंसिडेंट लाइन। और यस, ये सर एक नहीं बहुत सारे सॉल्यूशन रख रही हैं, तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आएंगी, कंसिस्टेंट।
ये क्लियर है? ठीक है, तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको थर्ड चैप्टर में फॉलो करने हैं। इसके अलावा आपको फॉर्मूले और कोई नहीं है जो फॉलो करने हैं, उसके अलावा मेथड्स हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के अंदर भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ पहले भी कि कौन कौन सी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की हैं। उनमें अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, रिवर्स करना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी पे आते हैं, नंबर 1 पर यही आते हैं। तो होपफुली इस साल भी शायद एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो डिजिट का सम इतना है और उनको रिवर्स करें तो उनका ओरिजिनल नंबर से ये रिलेशन है, कुछ रिलेशन दे देगा और वो फिर पूछ लेगा आपसे। ठीक है तो डिजिट वाले क्वेश्चन हो गए। दूसरा देखो, इंपोर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस अगर कोई हैं तो। ठीक है, लेकिन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से पहले भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस, ठीक है, स्पीड और टाइम के क्वेश्चन, और इसके अलावा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस। आप ये जो मैं लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि डिजिट वाला एक एक क्वेश्चन आप दोबारा से देखोगे कैसे करते थे, स्पीड टाइम के क्वेश्चन फिर से देखोगे, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन एक बार फिर से देख कर जाओगे एग्जाम से पहले, और इसके अलावा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बाद एज वाले क्वेश्चंस भी देख कर जाओगे, एज वाला क्वेश्चन भी आने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरी हैं। और इसके अलावा एक होता है कि फिक्स चार्ज दे दिया, बाकी का एडिशनल है तो वैसे करके इक्वेशन बनाना। ठीक है, और बाकी की इक्वेशन सिंपल वाली हैं। इसके अलावा अगर कोई और पॉसिबिलिटी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, कि न्यूमिनेटर में हम इतना ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में इतना ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन बिकम दिस, वैसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे कि हर एक टाइप का कम से कम एक एक दो क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। आपने उस टॉपिक को 50 क्वेश्चन कर रखे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी लिस्ट आप एक बार चेक जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट। इसमें जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कौन से मेथड से करूं। वर्ड प्रॉब्लम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन से करो, दोनों में से जो आपको ठीक लगता हो उससे करके आओ एग्जाम में। ठीक है, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर पर हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में जाने से पहले फटाफट से रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सभी बच्चों को एक बार देखना है, तो वो हालांकि पहले से आता ही है, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला पार्ट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम रूट्स निकालते हैं, है ना, जिसको आप अभी तक क्या कह रहे थे, जीरोज। पॉलिनोमियल होता है तो क्या कहते हैं, जीरोज, जो एक्स की वैल्यू आती हैं, है ना। और इसी में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने लग जाते हैं तो क्या कहने लग जाते हैं, रूट्स। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए एक मेथड तो ये है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, जो आप क्लास 9th लेवल पर ही सीख चुके थे। इसके अलावा दूसरा आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो हर चैप्टर में बहुत सारे और भी टॉपिक हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलरली 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका कुछ टॉपिक हैं जो आ नहीं रहे हैं, डिलीटेड है, तो उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हुआ करता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन में क्या, 2a। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या रही होगी, तो आंसर है ax² + bx + c = 0। इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लो, या तो वहां से x की वैल्यू निकाल लो जिसको हम रूट्स कहेंगे। यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रूट्स। रूट्स क्यों लिख रहे हो, रूट क्यों नहीं कह रहे हो, क्योंकि दो वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 2x की वैल्यू आएंगी। ठीक है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो,
आपके पास ए है, बी है, सी है, इनकी वैल्यू यहां पर पुट करिए और किसकी वैल्यू आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी क्योंकि यहां पर भी प्लस माइनस का साइन है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ठीक है, अब जब आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली वर्ड प्रॉब्लम है वो कौन सी है, तो आंसर है ट्रेन वाले क्वेश्चंस। कौन से वाले, ट्रेन वाले क्वेश्चन के। एक ट्रेन है, वो इतनी स्पीड से जा रही थी लेकिन अब उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी गई, जैसे 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो अब वो 1 आवर लेस ले रही है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन कहो या आप इनको स्पीड और टाइम वाले रिलेशन कहो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली कैटेगरी में आते हैं स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन। केवल याद रखने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक वाटर टैप वाला जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार फटाफट से देख कर जाएंगे, है ना, एग्जाम में जाने से पहले। वाटर टैप वाला जो क्वेश्चन है, दरअसल इसको मुझे लिखना चाहिए था, इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, ये है वाटर टैप। ठीक है, वाटर टैप वाला क्वेश्चन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी कैटेगरी हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो ये दोनों लगते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आता है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हो तो क्या पूरा सॉल्यूशन निकाले बिना ही आप ये बता सकते हो कि जो एक्स के आंसर आएंगे वो कैसे रहे होंगे। तो उसके लिए आप जो टॉपिक पढ़ते हो वो इसमें आता है, उसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस इक्वेशन में a, b और c है हमारे पास, तो हम बस उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस, ठीक है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो आप। अगर इसका आंसर ग्रेटर आ गया 0 से बड़ा आया, यानी 1 2 3 कुछ भी आया, पॉजिटिव आंसर आया, तब उस केस में इसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है सर, डिस्टिंक्ट का मतलब x की दो वैल्यू आ रही होंगी और वो दोनों अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। कैसी होंगी, अलग अलग। जैसे एक आंसर 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा, एक 7 आएगा, ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये तो पहली चीज तो ये कि एक तो ये होगा डिस्टिंक्ट एंड कैसा, रियल। कोई भी रियल नंबर आ रहे होंगे आंसर में। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ये क्लियर है। दूसरा, मान लो कोई इक्वेशन दी है और आपने b² माइनस 4ac साइड में निकाल कर देखा और उसका आंसर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, तब उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रूट्स तो दो आएंगे ऑफ कोर्स क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स। यहां पर मुझे लिखना चाहिए 2 इक्वल रूट्स। और ये जो इक्वल रूट्स है ना, ये रियल भी होंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो b² माइनस 4ac निकाल रहे हो और इसका आंसर लेस देन 0 आया तो, है ना, लेस देन 0 आने का मतलब क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आया, और नेगेटिव आंसर तो हमें सॉल्व करना आता नहीं रूट के अंदर अभी 10th लेवल पे, तब हम कह देंगे नो रियल रूट्स। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, आपको एक इक्वेशन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई एक दे देगा, ये 3 इक्वेशन लिख दिया और फिर लिख देगा नन ऑफ द अबव। उसमें से आपको चूज करके बताना होगा कि इक्वल रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे या रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो कैसे पता करोगे, ये भी क्लियर है। b² माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो ये इक्वल आ गया तो इक्वल रूट होंगे, और लेस आया तो नो रियल रूट। जब आप इतना पार्ट कर लोगे, कितना पार्ट, हम मिडिल टर्म को, स्प्लिटिंग को देख लेंगे, चेक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सीख गए, सारी निकालना चेक, ठीक। फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में जो ट्रेन स्पीड वाली जितनी प्रैक्टिस है वो मैक्सिमम करेंगे, टाइम एंड वर्क, बाकी भी प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये हो जाएंगी, ये भी चेक।
ठीक है। फिर इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स एक बार ध्यान से देख लेंगे, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है वहां पे के की वैल्यू पूछ ले, वो पहले से बता दे, क्योंकि क्वेश्चन दो तरह का होगा। एक तो ये कि आपको सीधी इक्वेशन दे देगा और आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, दूसरा ये वो पहले से ही बता देगा कि इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। तब उस केस में उस इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी डाल देगा, वो के या कुछ और है ना, पी, कुछ भी डाल देगा। तो आपको क्या करना होगा, वहां भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कहीं लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, और उसने कहा कि इसके पहले से ही बता दिया कि इसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तो आपको पता है कि अगर पहले से ही पता है कि इक्वल रूट है, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल रहा होगा। तो यानी कि बी स्क्वायर, बी मतलब क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब के इंटू सी मतलब 3, ये किसके इक्वल रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल रहा होगा। यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दो ही तरह के क्वेश्चन हैं जो इस पर बनेंगे, तो आप अननोन क्वांटिटी की वैल्यू भी बड़े आसानी निकाल पाओगे। तो इस तरह से आप, ये 4th चैप्टर की ये लिस्ट है जिसको आप टिक करके रखेंगे कल तक, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले सब टिक होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर भी एक आसान वाला चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर भी अगर हम देखें तो बेसिकली दो ही टॉपिक हैं। पहला है nth टर्म के बारे में, nth टर्म ऑफ एन एपी, और दूसरा है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो ही फॉर्मूले बच्चों को तैयार होने चाहिए अच्छे से। पहला nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। क्या होता है nth टर्म ऑफ एन पी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, nth टर्म, हाँ, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का अगर लास्ट से, ये तो स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने का है, एंड से निकालना हो तो आंसर है जो लास्ट टर्म है वो, उसमें से माइनस करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। यहां n कौन सा होगा, n क्या होगा, तो आंसर अगर मान लो एंड से 7th टर्म पूछा है तो n की वैल्यू क्या होगी, 7, n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। क्लियर है ना ये बात, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसके बाद सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या हुआ करता है बच्चों, हाँ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या अगर मान लो क्वेश्चन में हमें l भी पता है n भी पता है, लास्ट टर्म दे रखा हो, तो n बाई 2 और a प्लस l, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर लास्ट टर्म दे दो तो सीधा यही वाला लगा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एपी के क्वेश्चन होंगे कैसे। हमने पूरे साल एपी के क्वेश्चन देखे हुए हैं कैसे कैसे करते हैं, एनसीईआरटी प्रैक्टिस आपने कर ली, आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लिए, दैट इज इनफ, ठीक है। बट एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल मस्ट हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे एपी के, 3-4 क्वेश्चन मान लो आ गए, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके मिला के, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया जो आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल लेवल का है तो फिर हिल जाओगे आप, है ना। लेकिन उसमें हिलने की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर हम क्वेश्चन में से ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमें क्या क्या गिवन है, अगर हमें ये पढ़ना आता है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रुक सकता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको ये पढ़ना आता हो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, बस केवल इतनी सी बात है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब जैसे ये वाला जो टर्म है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में कितनी चीजें ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं बोर्ड पर, तो आंसर है an और, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो या फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो, मैं कहता हूं पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इन 4 में से 3 तो आपको देगा,
या तो अगर वो मान लो 4 में से वो 2 दे रहा है सर, अगर वो 2 दे रहा है तो वो 2 कंडीशन देगा जिससे कि 2 क्या बन जाए, इक्वेशन। ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो, कितनी चीजें हैं एक फॉर्मूले में, 4, तो हर हाल में उसे कितनी देनी पड़ेंगी, 3। कोई भी 3 देगा और चौथी पूछेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, नहीं सर उसने तो 4 में से 2 ही दी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो एक कंडीशन देगा, फिर दूसरी कंडीशन देगा, फिर उन दोनों को आपस में सॉल्व करवाएगा, फिर आपके पास तीसरी चीज निकल कर आ जाएगी, फिर से 3 हो गई और फिर से चौथी निकल जाएगी। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी एपी का mth टर्म है n, nth टर्म है m, तो ये क्या दे दी उसने, 2 कंडीशन। ध्यान रखो, क्योंकि उसने 2 ही चीजें तो दी हैं, nth टर्म n है, क्या दिया, nth टर्म कितना है, n है, तो उसने केवल 2 ही बात तो बताई है कि एक तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 चीजें बताई हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n, ठीक है, और nth टर्म बता दिया कितना है, n, ऐसे करके बता दिया। mth टर्म है m, तो mth टर्म बता दिया, यानी कि m हमें नंबर ऑफ टर्म पता चल गए, और mth टर्म है कितना, m, तो ये 2 चीजें दी उसमें। जब वो 2 देगा तो क्या बनाएगा, वो 2 इक्वेशन, उनको आपस में सॉल्व करा के क्या निकाल कर देगा आपको, a और d, जो भी फिर आपसे पूछा हुआ आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो जब एग्जाम में एपी का क्वेश्चन आए तो ये देखना सिर्फ कि ये क्वेश्चन कौन से वाला टाइप है, क्या जो फॉर्मूला लग रहा है उसमें से बाकी 3 चीजें दे रखी हैं या नहीं दे रखी हैं, तो आप समझ जाना कि अच्छा 2 इक्वेशन बनेंगी फिर इसमें हर हाल में, और कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी सेम सब में, बाकी सब भी यही है। जैसे Sn हो गया, इसमें और क्या आ रहा है, n आ रहा है, और क्या आ रहा है, a, और क्या आ रहा है, d, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगेन कितनी चीजें हैं, 4 हैं, 4 में से 3 देगा, चौथी पूछेगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। मैं आपको एनसीईआरटी में बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन ऐसे एक एक करके देखोगे ना इस कॉन्सेप्ट पे, तब भी आपको यही मिलेगा, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं मिलेगा, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये 4 में से 3 देगा, 1 पूछेगा, और सर अगर 2 दे दी तो, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी एपी का 17th टर्म है 289, याद है ये क्वेश्चन, और मान लो एग्जाम्पल के लिए कहता हूं 8th टर्म है जैसे 64, जैसे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तो अब वो क्या क्या दे दिया सर, कितनी चीजें दी उसने, तो आंसर है 2 कैसे, नंबर ऑफ टर्म दे दिए कितने हैं, और सम कितना है 289, तो यानी 2 चीजें बताइए ना, तो इससे क्या बनेगी, एक इक्वेशन। फिर ऐसी दूसरे में नंबर ऑफ टर्म दे दिया, और क्या दे दिया, सम दे दिया, तो 2 ही चीजें तो दी, 2 दी, तो इसका मतलब क्या बनेगी, इक्वेशन, और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a और d की वैल्यू आएगी वहां सॉल्व होके, फिर जो भी पूछा हो उसने क्वेश्चन वो निकाल सकते हो, ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में देखोगे जाकर कैसे, ये तब सोचोगे इस बात को जब आपको लग रहा हो कि यार क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही नहीं आया, तब फिर दोबारा पढ़ोगे, गिवन निकालोगे, और क्या निकालना है वो निकालोगे, फिर मेरी इस बात को याद करोगे कि 2 ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा है ही नहीं, तो दोनों में लगा कर देखोगे, ठीक है, ओके। सो दिस इज 5th चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो अभी तक जितने चैप्टर बताए हैं उनसे थोड़ा अलग है, ज्योमेट्री का चैप्टर है। 1 to 5 जो चैप्टर हैं बिल्कुल आसान से चैप्टर हैं, उनको आप बड़े आसानी से जो मैंने टॉपिक बताए हैं बस एक बार चेक करते जाओगे, उन पर बेस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, दैट इज इनफ। ट्रायंगल चैप्टर के अंदर हमें पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थ्योरम पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें थ्योरम नहीं आती है तो फिर हम उन पर क्वेश्चन पेस्ट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले आपके पास आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, क्या लिख दूं, बीपीटी, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, बीपीटी। बीपीटी चेक करोगे कि हमने अच्छे से कर लिया नहीं कर लिया, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बीपीटी तो आएगी आएगी। तो एक ये फ्री वाले नंबर हैं आपके, और स्पेशली 2022-23 के स्टूडेंट के लिए। क्यों, क्योंकि पहले मैं हर साल ये बोलता था कि बीपीटी नहीं आएगी तो पीजीटी आएगी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा या कन्वर्स ऑफ पीजीटी आएगा, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है ना, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, बीपीटी या उसका कन्वर्स।
नहीं, कन्वर्स है। हाँ, थ्योरम नहीं होगा, थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उस पर बेस्ड क्योंकि क्वेश्चंस हैं तो, लेकिन आपको कन्वर्स वाला ये पता होना चाहिए। बेशक से उसने लिख कर ना दिया हो आपको, लेकिन कन्वर्स पता होना चाहिए, कन्वर्स कहता क्या है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये तो है नहीं, तो अब ऑप्शन क्या बचा, अगर एग्जामिनर को 6 चैप्टर में से अगर थ्योरम देनी पड़ेगी तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, तो ये तो फ्री वाले नंबर है, अगर एग्जाम में आएगी ये तो यही आएगी, ठीक है। तो ये आपका, ये सबसे पहले ये तैयार कर लेना है। और फिर ऑफ कोर्स फिर इसके बाद देखो, ट्रायंगल का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि ये क्वेश्चन सारे एक तरह से होंगे, सारे क्वेश्चन एक तरह के हैं, लेकिन वो थ्योरम पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, थ्योरम पर बेस्ड है। अगर आपको बीपीटी क्लियर है कि बीपीटी कहता क्या है, थ्योरम कैसे होती है ये नहीं भी पता हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि वो कहता क्या है, बीपीटी क्या कहता है। तो आंसर है बीपीटी कहता है कि अगर ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, एग्जांपल के लिए कहता हूं ए बी सी, ठीक है, और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है बी सी, इसके पैरेलल एक कोई लाइन है जो कि अदर 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी और मान लीजिए ई, ठीक है। ये लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल, किसके, बीसी के। तो वो ये कहता है कि अब इस केस में जो रेशियो बनेंगे हमारे वो आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से रेशियो, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ए सी, ये क्या रहा होगा, ठीक है। सिर्फ यही इक्वल नहीं रहे होंगे, आपका ए डी अपॉन में कंप्लीट ए बी, ए ई अपॉन में कंप्लीट ए सी, या डी बी अपॉन में कंप्लीट ए बी, या ई सी अपॉन में कंप्लीट ए सी, ये सब आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये कहता है कि देखो बीपीटी में आपने पढ़ा कि इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी क्या है, पैरेलल के, पैरेलल ऑफ बी सी, तब ये कंडीशन होगी। लेकिन कन्वर्स क्या कह रहा है, कन्वर्स कह रहा है कि अगर ये कंडीशन हुई, कौन सी कंडीशन, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल रहा हो, ए ई अपॉन ई सी के, तो वो ये कहता है कि डी क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बीपीटी वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट कन्वर्स ऑफ बीपीटी का पार्ट हो गया। क्लियर है, बीपीटी कहता क्या है ये क्लियर है। ये एक ट्रायंगल है, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो ये रेशियो आपस में कैसे होंगे, इक्वल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये रेशियो आपस में इक्वल हैं तो ये वाली लाइन पैरेलल रही होगी, किसके, बीसी के। इसी पर बेस्ड फिर वो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल बना कर देगा, और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। ये हो गया, तो बीपीटी वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद जो मेजर पार्ट आता है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, 2 ट्रायंगल, जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ मान लीजिए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल सॉरी कब होंगे, तो आंसर है इफ ए बी अपॉन डी ई, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। ए सी अपॉन में और बी सी अपॉन ये कैसे होने चाहिए आपस में, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर इस तरह का क्राइटेरिया हुआ तो ये क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, एसएसएस सिमिलैरिटी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये क्राइटेरिया फुलफिल ना होकर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, कौन सा, कि ये वाला एंगल इक्वल है किसके, एंगल डी के, ये आपने ढूंढ लिया क्वेश्चन में से, और एंगल बी किसके इक्वल है,
एंगल ई के, ठीक है, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल एफ के। तो आप कहोगे कि ये भी दोनों ट्रायंगल अगेन कैसे होंगे, सिमिलर। और ये वाला जो क्राइटेरिया है ये एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। लेकिन क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हों तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें दो ट्रायंगल में तीन एंगल इक्वल नहीं ढूंढने हैं, कितने, सिर्फ दो, ठीक है। और इसलिए वहां पर हम लिख सकते हैं क्राइटेरिया भी कौन सा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी और एंगल एंगल सिमिलैरिटी एक ही बातें हैं, क्योंकि अगर दो इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही और अपने आप से, ठीक है। तो ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। कई बार ऐसा भी होगा कि दो एंगल नहीं मिल रहे, तीनों साइड नहीं मिल रही, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको दो साइड मिल रही हूं, ठीक है, दो साइड मिल जाए और उनके बीच का ही ध्यान रखना, दो साइड मिल रही हैं उन्हीं के बीच का, जैसे ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ, ये मिला आपको, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहे हैं, ए और डी, तो ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तब यहां पर जो क्राइटेरिया होगा वो साइड साइड एंगल साइड, ये वाली सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो जाएंगे। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई तो फिर मैं ये कहूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर, किसके, डी ई एफ के, ठीक है। तो क्लियर है, या तो बीपीटी थ्योरम आएगी या उसका क्वेश्चन आएगा। बीपीटी थ्योरम या दो क्वेश्चन दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो फिर बचेगा सिर्फ सिमिलैरिटी। इन तीन सिमिलैरिटी को लगाओगे और सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर में यही सारी चीजें हैं जो आपको एक बार चेक करनी है कि ये सारी सिमिलैरिटी पर कम से कम एक एक क्वेश्चन देख लोगे, इस टाइप की सिमिलैरिटी पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 7th नंबर पर आता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये सबसे आसान चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें सिर्फ आसानी से फॉर्मूले बस याद करते जाओ। एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके ग्राफ पर, प्लेन पर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी और उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2, तो वो ये कहता है कि आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसे याद किया है तो ठीक है, अगर x1 माइनस x2 लिख दिया तो तब भी ठीक है, एक ही बात है, तब भी एक ही बात है। कहीं पर x1 माइनस x2 लिख दो, y1 माइनस y2 लिख दो, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 एक ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे भी याद किया हो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब आपको क्वेश्चन वो क्या करेगा, तो कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो आंसर है एक तो सीधा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट दे दिए और क्या लगाया, डिस्टेंस निकालनी है, तो बस कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट की और डिस्टेंस आ गया। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो होंगे कि शो करके दिखाओ क्या करके दिखाओ, शो करके दिखाओ कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट हैं, इनसे बनके क्या बनेगा, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। चार कोऑर्डिनेट दे देगा और वो कहेगा प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इन चार कोऑर्डिनेट से ये एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के केस में क्या होना चाहिए, अब जैसे मान लो ये है हमारे पास, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं, ए बी सी डी ऐसे, ये कोई क्वाड्रिलेटर है। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल होना चाहिए और ए बी और सी डी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये तो सर हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सर पैरेललोग्राम नहीं आ गया, रेक्टेंगल कह दिया उसने, तो तब क्या करूंगा, तो आंसर है तब उस केस में रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है तो आपको ये दोनों तो दिखाने ही पड़ेंगे।
लेकिन साथ में एक काम और दिखाना पड़ेगा, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्या? जो डायगनल्स है वो भी निकाल कर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, डायगनल्स भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। तो आपको AC और DB भी दिखाना पड़ेगा इस केस में, रेक्टेंगल के केस में। ठीक है, रेक्टेंगल के केस में क्या चीज़ और एक्स्ट्रा दिखानी है? AC इक्वल्स टू DB। सिर्फ पैरेललोग्राम दिखाना है तो ये अपोजिट साइड इक्वल। रेक्टेंगल दिखाना है तो ये तो दिखाना ही है, और साथ में डायगोनल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, और मान लो सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ गया कि स्क्वायर करके दिखाइए, तो चारों साइड इक्वल दिखानी है। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD ये दिखाना है। ठीक है, और तो स्क्वायर के तो चारों साइड इक्वल होती है सर, रोम्बस की भी तो होती हैं, तो आंसर है यस। तो इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ चारों साइड की तो ये क्या हो जाएगा? एक रोम्बस, सिर्फ चारों साइड की तो। लेकिन अगर मान लो इसी में हमें उसने बोल दिया कि स्क्वायर करके दिखाना है, तो हमें उस केस में इसके लिए हमें क्या और दिखाना पड़ेगा? AC इक्वल्स टू DB, डायगोनल इक्वल और दिखाने पड़ेंगे, डिस्टेंस इनकी इक्वल दिखानी पड़ेंगे। ये तो दिखाना ही है, ध्यान रखना। स्क्वायर के लिए चार साइड तो इक्वल दिखाओगे ही, और साथ में और केवल रोम्बस आया तो चारों साइड इक्वल, बस। ये समझ आया? ठीक है, तो ये डिस्टेंस के दो टाइप के ये क्वेश्चन हो गए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है सर? तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन। इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन मतलब इसमें वो क्या करेगा? वो कह देगा कोई एक पॉइंट है, मान लो A, और वो जो पॉइंट है वो किसी दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, दो कोऑर्डिनेट दे देगा, उनसे कैसा है? इक्वी डिस्टेंस है। तो AB और AC आपस में इक्वल हैं इस केस में। ठीक है, अब यहां पर वो कंडीशन दे सकता है कुछ, जैसे मान लो कह देगा पॉइंट A जो है वो x एक्सिस पर है, तो अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर हुआ तब आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x और 0। अगर मान लो y एक्सिस पर हुआ तो क्या होगा? 0 एंड y, ये कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो ये अननोन क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आएंगे इक्वी डिस्टेंस पर जो आएंगे। जैसे वो बोल देगा कि पॉइंट A मान लो कुछ है, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, मान लो K3, और ये दोनों कोऑर्डिनेट मान लो आपने को दे दिया 2 3 कुछ भी, जैसे 5 7 कुछ भी दे देगा, कहेगा K की वैल्यू निकाल कर दिखाओ। तो कैसे निकालोगे? तो आंसर है AB डिस्टेंस निकालोगे, AC निकालोगे और उन्हें आपस में इक्वल रखोगे। ठीक है, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट तो कट गए होंगे, वहां से सॉल्व होगे K की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो यहां पर बन सकते हैं। ओके, ये डिस्टेंस वाला पार्ट हुआ जो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सीधा क्वेश्चन या रेक्टेंगल वाला रोम्बस वगैरह ये प्रूफ करने के लिए आ गया, या इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसके बाद जो सेकंड चीज इस चैप्टर के अंदर हमें देखनी है उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सर? सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास प्लेन पर दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं A और B, और इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x2 y2, और ये जो पॉइंट R है इन्हें m1 और किसमें? m2 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेक्शन बना दिया इसने। तो हमें इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट जानने क्या रहे होंगे, तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x कोऑर्डिनेट जानने के लिए क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन में क्या? m1 प्लस m2। और y निकालने की, y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो कैसे करोगे बोलो? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या? m1 प्लस m2। ठीक है, ये ओके। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इस पर किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो सेक्शन फॉर्मूला पर ही देगा या सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला पर वो दे देगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से ही एक फॉर्मूला और बनता है जो कि क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, 3rd नंबर पर अगर हम लिखें क्या है?
मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बोलो? अगर मान लो ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और क्या x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मान लो कोई पॉइंट r x और y के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन r क्या है इन दोनों का? मिड पॉइंट। इस AB लाइन सेगमेंट का क्या है? मिड पॉइंट। तो उस केस में जो r के कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे वो कैसे? x इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2/2। तो दो चीजें, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के अंदर भी दो तरह के क्वेश्चन, इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन। कैसे? एक तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया कि वो कह देगा आपको कि दो कोऑर्डिनेट, ये लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है, उसको कोई एक पॉइंट 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको m1 पता है, m2 पता है, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप सीधा वैल्यू पुट करोगे और क्या निकल कर आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे। दूसरा आता है जिसमें वो आपको पूछेगा कि ये दो पॉइंट हैं, ये दो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, ए बी, और इनको एक कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, उसके भी कोऑर्डिनेट दे देगा वो भी दे देगा। ठीक है, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। क्या पूछेगा? रेशियो। उस केस में वो रेशियो पूछेगा, तो वहां पर जो रेशियो लेकर चलना होता है वो क्या? k/1। वहां पर जस्ट k की वैल्यू निकालोगे, वही रेशियो का आंसर हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला में यही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और मिड पॉइंट के अंदर ऑफ कोर्स, क्योंकि मिड पॉइंट का ही क्वेश्चन है, तो आपको एक लाइन के ऊपर आपको मिड पॉइंट दे देगा जैसे r, फिर वो फर्दर कहेगा कि और मिड पॉइंट बनाओ इसके, और इधर भी बोलेगा कि मिड पॉइंट बनाओ। ठीक है ना, तो और 2 या 2 से ज्यादा मिड पॉइंट बनाने के लिए दे सकता है। या आपको सर्कल का क्वेश्चन दे देगा कि ये डायमीटर के एंड दे दिए, आपको डायमीटर के एंड दे दिए और आपसे सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछ लिए क्या होंगे। सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है। या इसका उल्टा करेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे देगा, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा और इसके आपसे पूछेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन की जो रेडियस पूछना चाहे तो रेडियस भी पूछ सकता है, वो भी पूछ लेगा तो बहुत डिस्टेंस का क्वेश्चन हो जाएगा एक्चुअल में। मिड पॉइंट का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इसी टाइप का आएगा। ये दोनों एंड पॉइंट बताएगा डायमीटर के, तो आपसे क्या पूछेगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट, या सेंटर के कोऑर्डिनेट दे देगा और कोई एक पॉइंट दे देगा, दूसरा पॉइंट पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये है आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पर। इनके क्वेश्चन एक्चुअल फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, तो कितना घुमाओगे आप, मतलब मैक्सिमम कितना घुमाओगे क्वेश्चन में? आपको कोऑर्डिनेट तो देने ही पड़ेंगे, x1 x2 और अपॉन 2 ये यूज करना है, कोऑर्डिनेट तो आप दोगे ही। उससे बस क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता होना चाहिए? आपको दो कोऑर्डिनेट पता है, आपको ये पता होना चाहिए इससे इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर मैं इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसका बीच वाले का निकल कर आ जाएगा। फिर वो आगे अगर फर्दर क्वेश्चन में और मिड पॉइंट निकलवाना चाहता है तो इसका और इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट। तो केवल क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप बना देगा वो, लेकिन सब में निकालना यही होगा, फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है।